Hey everyone, this is CA अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग CA इंटर जनवरी 2027 अटेम्प्ट वालों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखेंगे। पूरा अच्छी से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचे एंड आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है जीएसटी के, जो समझ लो। क्या क्या होता है और कब कौन सा टैक्स लगता है वो बताती हूँ। ठीक है, एक तो आपके पास में होता है आईजीएसटी। ठीक है, सेकंड यू हैव सीजीएसटी, थर्ड यू हैव एसजीएसटी और योर यूटीजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी आपको कब देना है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप एक स्टेट सपोज महाराष्ट्र से गुजरात में आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स का सप्लाई कर रहे हो चाहे सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, याद रखो जीएसटी जो है सप्लाई पर लगता है। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, तो उस सप्लाई पे आपको आईजीएसटी पे करना है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। एक केस। सेकेंड केस हो सकता है आप एक यूनियन टेरिटरी, कोई यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। थर्ड केस हो सकता है एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तीनों केसेस में आपको आईजीएसटी पे करना है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वॉट। ठीक है, अंडरस्टूड। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब लगता है? देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों लगेंगे। कब लगेंगे? जब एक स्टेट से, दैट इज महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र से सप्लाई महाराष्ट्र में ही हो रहा है। अगर एक सेम स्टेट से उसी सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना है। ओके, यूटीजीएसटी कब लगता है? यूटीजीएसटी भी आपको सीजीएसटी के साथ ही देना है। सॉरी, सीजीएसटी आपका लगेगा एंड साथ में यूटीजीएसटी लगेगा। कब? जब आप एक यूनियन टेरिटरी से सेम उसी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई अगर कर रहे हो, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है, तो आपको सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना है। दिस इज बेसिक, यू मस्ट नो कब कौन सा टैक्स लग रहा है, व्हेन आईजीएसटी, व्हेन सीजीएसटी, व्हेन एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो आईजीएसटी है, आपका जो आईजीएसटी है ये सम है, ये टोटल है किसका? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का या फिर यूटीजीएसटी, वॉट एवर द केस में भी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। आईजीएसटी सपोज 18% अगर टैक्स रेट लग रहा है, दैट मीन्स सीजीएसटी इज 9% एंड एसजीएसटी इज 9%. So IGST is sum total of CGST and SGST. You must keep in mind. Okay. Next, third point. IGST कौन लगाता है? IGST will be levied by central government. इसका जो आप टैक्स पे करते हो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, नाम से ही पता चलता है। एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। सिमिलरली यूटीजीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास जाएगा। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन, कब कौन सा टैक्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, कौन सी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर आईजीएसटी इज सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के पास, फटाफट फटाफट देखेंगे, मस्त अच्छी से पूरा रिवाइज करवा दूं, पूरा पढ़ा दूंगी। ठीक है, अच्छे से एकदम। जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स का क्या मतलब है, क्या टैक्स क्या होता है। उससे बेटर यू अंडरस्टैंड टैक्स क्या नहीं है, आपको ज्यादा इजी जाएगा समझने में। ठीक है, जो टैक्स है
It is defined as a pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support the government. A payment exacted by legislative authority. A tax is not voluntary payment or donation, but enforced contribution extracted pursuant to legislative authority. टैक्स क्या नहीं है? टैक्स कोई डोनेशन है क्या? आप खुद की मर्जी से टैक्स दे रहे हो क्या? नहीं, कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, टैक्स कोई डोनेशन नहीं है। टैक्स एक बर्डन है जो आप पे डाला गया है, आपको उतना अमाउंट गवर्नमेंट पे करना है। दिस इज व्हाट योर टैक्स इज। ठीक है, टैक्स दो टाइप के हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स को आप इनकम टैक्स भी बोलते हो, आईटी इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को आप जीएसटी, आज के डेट में इंडिया में जीएसटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? जहां आपका जो टैक्स का बर्डन है वो सेम पर्सन पे है। सपोज मुझे अगर कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, कोई डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी मुझे ही गवर्नमेंट को पे करनी है, मैं किसी और पे वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां पे टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है अदर पर्सन पे। सपोज मैं सप्लायर हूँ, मैं किसी को गुड्स सर्विसेज जो भी है सप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरा टैक्स का बर्डन है जीएसटी का, वो मैं किसी और पे बर्डन शिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स में वैसा नहीं पॉसिबल है। फीचर्स क्या क्या है? इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, पहले ही देख लिया। इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जिसका टैक्स है वही पे करता है डायरेक्टली। मेरा अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है तो मैं ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगी। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन इनकम और प्रॉफिट, जो भी मेरी इनकम या प्रॉफिट है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में इट इज कलेक्टेड बाय सप्लायर, इट इज पेड बाय कंज्यूमर। मतलब क्या है? सपोज मैं हूं कौन? ए बी, मैंने किया है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस वीबी। ठीक है, तो मैं हो गई सप्लायर, वीबी कौन हो गया? वीबी हो गया कंज्यूमर या आपका रिसिपिएंट। ठीक है, तो इस केस में क्या मुझे पे करना है? नहीं, मैं कलेक्ट करूंगी। इट विल बी पेड बाय कंज्यूमर, दैट इज वीबी। यहाँ पे टैक्स वीबी को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इट इज इंक्लूडेड इन प्राइस। व्हाट डज दिस मीन? हम काफी बार देखते हैं, कुछ हम खरीदने जाएंगे तो लिखा होता है एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एमआरपी इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस ऐसा लिखा होता है। सो जीएसटी इज इंक्लूडेड इन प्राइस। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है? आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। प्री जीएसटी, अभी फिलहाल तो जीएसटी है इंडिया में, प्री जीएसटी एग्जांपल्स है कुछ, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और भी काफी थे। ठीक है, देखो नीचे दिए हैं प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर क्या क्या था। आपके सेंट्रल में लगता था एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, और आपके स्टेट में लगता था वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत कुछ लगता था। ठीक है, अभी आपको क्या ये सब लर्न करना है, याद रखना है? नहीं, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। नाउ इन इंडिया ओनली जीएसटी इज एप्लीकेबल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल एप्लीकेबल है इंडिया में। हम नीचे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्री जीएसटी रिजिम देख लेते हैं। टैक्सेस कौन से थे? सेंट्रल में एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, स्टेट में लग्जरी टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले प्री जीएसटी रिजिम में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज थे जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को वो सब कुछ हटा के जीएसटी इंप्लीमेंट करना पड़ा इंडिया में? कुछ तो इश्यूज रहेंगे तभी हटाना पड़ा ना। क्या इश्यूज थे? सबसे पहले तो उस जो सिस्टम था प्री जीएसटी रिजिम, उस डबल टैक्सेशन होता था। मतलब मैं टैक्स पे कर रही किसी सप्लाई पे, चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, हर इंसान को दो दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा था, दो या दो से ज्यादा बार। कैसे? सर्टेन ट्रांजैक्शंस वर सब्जेक्ट डबल टैक्सेशन एंड वर टैक्स्ड एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, योर सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर था प्री जीएसटी रिजिम में, वो एज अ गुड्स भी टैक्स होता था एंड एज अ सर्विस भी टैक्स होता था। उस पे सर्विस के केस में सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स के केस में उस पर वैट लगाया जाता था। ठीक है, सो पहले प्री जीएसटी रिजिम में, जीएसटी से पहले काफी गुड्स, काफी सप्लाई ऐसे थे जिसपे एज अ गुड्स भी टैक्स लगता था एंड एज अ सर्विस भी टैक्स लगता था। मतलब एक ही सप्लाई पे दो बार आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? कास्केडिंग इफेक्ट था। What does this mean? This means कि tax charged on tax already paid.
मैंने अगर कोई टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उस पर फिर से टैक्स चार्ज होके मुझे डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसका एक मस्त एग्जांपल है, उससे समझते हैं। देखो, अंडर द अर्लियर टैक्स regime, if goods were manufactured for 1000 rupees and excise duty was payable at 12.5%, VAT was payable at 14.3%, the billing was being done as under। देखो, दो दो लग रहे थे, एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, वैट भी लग रही है, मतलब आपको दो दो बार टैक्स पे करना है। और टैक्स जो है कास्केडिंग इफेक्ट मींस जिस पे आपने टैक्स पे किया है ऑलरेडी उसी पे फिर से टैक्स पे करना है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज के कोई गुड्स है जो सप्लाई किए हैं, ठीक है, एसेसेबल वैल्यू जो है गुड्स की 1000 रुपीज है। इस पे आपको सबसे पहले तो 12.5% पे एक्साइज ड्यूटी देनी है। अगर आप 12.5% पे एक्साइज ड्यूटी ऐड करो तो वो हो गया 125 आपका। दैट मीन्स टोटल आपका कितना हो गया, 1125 रुपीज बेसिक। ठीक है, अब क्या इशू है, इसके आगे इस 1125 पे वैट लगता था, दैट इज 14.30% एज पर आवर एग्जाम्पल। तो ऐसे नहीं है कि इस 1000 पे लग रहा है, नहीं, 1125 पे लग रहा है, 1000 पे नहीं लग रहा है। तो 1125 पे आपका जो है 160.88 जो भी है 160 राउंड फिगर। तो और उस हिसाब से आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है 1285 रुपीज। क्लियरली समझ में आ रहा है कि दो दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक बार ऑलरेडी पे कर दिया है जिसके वजह से आपकी वैल्यू बढ़ गई और उसी पे आपको फिर से टैक्स पे करना पड़ रहा था। दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स चार्ज ऑन टैक्स ऑलरेडी पेड। ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू था प्री जीएसटी रिजिम में। ठीक है, सेनमेट डिड नॉट इंक्लूड CENVAT did not include chain of value addition in the distributive trade after the stage of production। एग्जाम्पल है, ठीक है। Similarly, in the state level VAT, CENVAT load on goods was not removed। स्टेट लेवल वैट पे जो सेंट्रल वैट था, सेंट्रल वैट, वो रिमूव नहीं किया गया था। सेनवैट पे जो था उस पे स्टेट वाला वैट रिमूव नहीं किया गया था। हर बार डबल डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था हर किसी। ठीक है, CST was another source of distortion in terms of cascading nature since it was non-vatable। ठीक है, CST भी एक इशू था, वैट भी एक इशू था, सेन वैट है चाहे स्टेट वैट है, हर जगह पे दो दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा था। सो टू रिमूव इट जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, नो क्रॉस क्रेडिट, एक्साइज क्रेडिट नॉट अलाउड अगेंस्ट वैट, वैट क्रेडिट नॉट अलाउड अगेंस्ट सर्विस टैक्स। इसका क्या मतलब है, हम जीएसटी में क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, मैं आपको डिटेल में आईटीसी वाले चैप्टर में क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सब कुछ डिटेल में आईटीसी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो इंट्रोडक्शन के हिसाब से कि जीएसटी में आपको क्रेडिट मिल सकता है। नो क्रॉस क्रेडिट वॉज अलाउड इन प्री जीएसटी स्ट्रक्चर, उसके वजह से वो हटा के जीएसटी रिजिम इंडिया में आया। ठीक है, और उसके अलावा हमने ऊपर जैसे देखा मल्टीपल टैक्सेस थे, स्टेट में अलग अलग, सेंट्रल में अलग अलग, काफी सारे टैक्सेस थे, काफी सारे इश्यूज थे, उसके वजह से सब कुछ हटा के जीएसटी लाना पड़ा। जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी इंडिया में, 2017 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी देखेंगे, अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, विजुअलाइज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एड्रेसेस मोस्ट ऑफ अबव मेंशन्ड इश्यूज। हम अभी तक जैसे मैं बता रही हूँ क्यों है, ताकि सारे ये जो इश्यूज है ये सॉल्व हो सके, इसलिए जीएसटी है। जीएसटी ensures that both cascading effect of CENVAT and service tax are removed and a continuous chain of set off from original producers point, service providers point up to retailers और consumer level is established। क्या बोल रहे हैं, जीएसटी इंश्योर करता है कि कास्केडिंग इफेक्ट जो है हटाया जाए सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ओरिजिनल प्रोड्यूसर है, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे कोई रिटेलर लेवल का इंसान है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कास्केडिंग इफेक्ट का इश्यू था वो हटाया जाना चाहिए। इन द जीएसटी रिजिम मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। क्या 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 हटाया गया है, मैं नीचे है मैं बताती हूँ। देखो, कौन से टैक्सेस सबस्यूम किए गए हैं जीएसटी में। सबस्यूम मतलब जीएसटी ने उसके अंदर ले लिए। पहले सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, पता नहीं मेडिकल, टॉयलेट,
प्रिपरेशन एक्ट के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कुछ सीवीडी थे, कुछ स्पेशल सीवीडी थे, कुछ सेल्स टैक्स थे, ऐसे काफी कुछ थे। स्टेट में भी काफी सारे टैक्सेस थे। एंटरटेनमेंट टैक्स था, बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग जो होते हैं उस पर अलग टैक्सेस लगते थे, वैट था, सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एडवर्टीजमेंट पे स्टेट टैक्सेस लगते थे। ये सारे की सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर लिए गए जीएसटी में, मतलब जीएसटी ने उसके अंदर सारे ले लिए और अब ऑल ओवर इंडिया ओनली वन इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल, दैट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फ्रेमवर्क समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, जीएसटी एक ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। अंडर ड्यूअल जीएसटी द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन कंप्लीट सप्लाई चेन। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब कुछ टैक्सेस है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। दैट मीन्स कि ये जीएसटी जो है ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया के अंदर, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास पावर है टू लेवी टैक्स। ठीक है, क्या क्या है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर से मैं फटाफट बताती हूँ। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, ये ठीक है, ये यहां से कट गया है, प्लीज यहाँ पे लिख लो। इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय central government. CGST is levied and collected by central government. SGST is levied and collected by state government. UTGST is levied and collected by union territories without legislatures. Important point, keep in mind कि जिनकी यूनियन टेरिटरीज का खुद का लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का लेजिस्लेचर है तो वहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा स्टेट इज जहां आप एक स्टेट से विद इन स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी से विद इन सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहे हो, दैट इज योर इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में या स्टेट से किसी और यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हो, दैट इज योर इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इंटर, और विद इन स्टेट है तो इंट्रा। अंडरस्टूड? ठीक है, एज अ जनरल रूल where the location of supplier and place of supply are in the same state or same union territory, it is intra-state supply of goods or service respectively. Okay, next IGST, central government के पास power है, it is levied and collected by central government, where the location of supplier and place of supply are in two different states, two different union territories or a state and a union territory. It is interstate supply of goods or service, and IGST is sum total of your CGST and SGST. ठीक है, सारा मैंने ये आपको मस्त अच्छे से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही ये पूरा मैंने आपको बता दिया था क्या क्या कब कब लगता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है? देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर लिविंग सीजीएसटी। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर जो है, दैट इज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, ये सारी जो यूनियन टेरिटरीज है ये आपको लर्न करने क्या, हाँ आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम लर्न करने हैं। इट इज गुड ओनली ना, इसमें क्या कोई इशू नहीं है, पर क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए। सो यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। यू मस्ट नो कि जो लद्दाख है, जो लक्षद्वीप है, ये सारी यूनियन टेरिटरी के नाम है इंडिया में। ठीक है, एंड इट इज जनरल नॉलेज, नथिंग रिलेटेड विद जीएसटी, इट इज जनरल नॉलेज। यू मस्ट नो नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, state and union territories with their own legislatures, that is Delhi, Jammu Kashmir, Pondicherry, own GST legislation for living SGST। जो मैंने ऊपर बताया, खुद के लेजिस्लेचर अगर यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है तो यूटीजीएसटी लगता है, एंड अगर है तो फिर उनके खुद के लेजिस्लेचर के हिसाब से वो एसजीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है, देख लिए हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? हमने ऊपर देखा कि प्री जीएसटी रिजिम में इशू था कास्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर एज अ गुड्स भी चार्ज हो रहा था और एज अ सर्विस भी चार्ज हो रहा था। तो उसके वजह से जीएसटी रिजिम में कौन सा सप्लाई गुड्स माना जाएगा और कौन सा सप्लाई सर्विस माना जाएगा, उसको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ताकि पता चले कि ये गुड्स है और ये सर्विस है। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस पे, हर गुड्स पे, हर सप्लाई पे अलग टैक्स रेट लगता है। मैडम हमको टैक्स रेट लर्न करना है? नहीं, आपको एग्जाम में टैक्स रेट दिया जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है टैक्स रेट लर्न करने की। जीएसटी रिजिम में क्लासिफिकेशन वाज इंपॉर्टेंट, ताकि गुड्स कौन से है, सर्विस कौन से पता चले, ताकि क्या टैक्स रेट लगना चाहिए वो पता चले। आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से टैक्स रेट्स लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जीएसटी के फ्रेमवर्क में देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। हमने ऊपर देखा क्या प्रॉब्लम था कि क्रॉस क्रेडिट नहीं मिलता था प्री जीएसटी रिजिम में। अभी जीएसटी में आपके पास में सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है। सीमलेस इज दैट इज देयर इज नो इशू, कोई क्रेडिट में इशू नहीं है, आपको मस्त क्रेडिट मिल जाएगा। ये ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, अभी नहीं बताऊंगी, आईटीसी वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि क्रेडिट कैसे फ्लो होता है, कैसे मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। देखो, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका आईजीएसटी है, जो आपका एसजीएसटी है और जो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है और जो आपका सीजीएसटी है, तीन तीन टैक्सेस यू हैव, वी नो नाउ दैट। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ठीक है, अब जो आईटीसी है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप जीएसटी रिजिम में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यही फॉलो होता है। क्या करते हैं, जो आईटीसी अपने पास में अवेलेबल होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपने पास में अवेलेबल होता है, कैसे मिलता है? जो भी मैंने परचेस किया है और मैं अब सप्लाई करूंगी, तो जो मैंने परचेस किया है उस पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, और वो जो क्रेडिट है वो क्रेडिट मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ फॉर पेमेंट ऑफ। ये जीएसटी रिजिम में है कि जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास है वो मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ फॉर पेमेंट ऑफ माई टैक्स, चाहे आईजीएसटी मुझे पे करना है, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, वॉटेवर। ठीक है, तो आप ये जो आईटीसी है ये कैसे यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए? जो आईजीएसटी का आईटीसी आपके पास में रहेगा, वो आप सबसे पहले, आपको अगर कोई आईजीएसटी पे करना है उसमें यूज किया जाएगा, और जब आप इसको पे कर दोगे उसके बाद अगर आपके पास में कोई आईजीएसटी का क्रेडिट बचा है, मैं स्लो जा रही हूँ ताकि समझ सको, अगर आईजीएसटी का क्रेडिट बचा है आईजीएसटी के पेमेंट के बाद, तो फिर आप उसको सीजीएसटी में या फिर एसजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी प्रपोर्शन में आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर यू कैन यूटिलाइज, देर इज नो एनी स्ट्रिक्ट रूल ऑन दैट। ठीक है, कैसे भी यूज कर सकते हो। आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज होगा, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो एसजीएसटी का आपका क्रेडिट है वो आपका सबसे पहले एसजीएसटी का पेमेंट या जो भी यूटीजीएसटी है वो पेमेंट के लिए यूज होगा, एंड जब ये आप पूरा पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए। सिमिलरली सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी उसके बाद आईजीएसटी इन द सेम वे। ठीक है, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि इधर क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। क्या मतलब है मैडम इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे आप आईजीएसटी का पेमेंट, आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज कर पा रहे थे, ठीक है, बट जब आप एसजीएसटी या सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर रहे हो एट दैट टाइम आप एसजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन
SGST का क्रेडिट CGST पेमेंट के लिए अलाउड नहीं है, CGST का क्रेडिट SGST पेमेंट के लिए अलाउड नहीं है। It is banned, it is not allowed as per GST law. Very important, you have to keep in mind. ठीक है, दिस फिनिशेस योर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलता था। देखो, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट दिया है, मैंने आपको डिटेल में अच्छी से बता दिया है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट ITC ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST and vice versa. Also, ITC of SGST or UTGST should be utilized for payment of IGST only after CGST has been utilized. एक बार आप IGST का क्रेडिट यूज कर रहे हो, पूरा उसको खत्म करो, उसके बाद CGST पे शिफ्ट हो, पूरा उसको खत्म करो, उसके बाद SGST या UTGST पे आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, दिस इज फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन का ऑर्डर। आप कैसे ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ योर GST। ठीक है, नेक्स्ट, GST में कुछ GSPs और ASPs है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। GST सुविधा प्रोवाइडर्स है, अगर आपको कोई इशू है तो आप इनके पास ऑनलाइन जा सकते हो। अगर GSPs कोई इशू है तो ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके पास जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। कॉम्पेंसेशन सेस GST में, GST रिजिम में इंडिया में अभी भी सेस एप्लीकेबल है, सेस लगता है। ठीक है, नथिंग मच मोर इंपॉर्टेंट इन दैट। ठीक है, अब योर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQs में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा, ये फाइनल लेवल पे भी एप्लीकेबल है। आपको पता रहना चाहिए, नींद में से उठा के भी अगर कोई बोल दिया बता, तो बताते आना चाहिए। कैसे? GST जो है, it is levied on all goods and all services in India except alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum products. ये लाइन रट लो, याद रख लो, आपको ये लाइन एग्जाम में लिखनी भी है कि जो अल्कोहलिक लिकर, दारू फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ये, और नेक्स्ट आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, ATF, नेचुरल गैस और पेट्रोल, ये 5 प्रोडक्ट्स, और छठवा आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर GST नहीं लगता है। GST के स्कोप के ही बाहर है, GST के डेफिनेशन के ही बाहर है, हटाया गया है। दारू पे GST नहीं लगता है और पेट्रोल पे GST नहीं लगता है। पेट्रोल के साथ में पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, ATF जो कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन पे GST नहीं लगता है। दारू पे भी GST नहीं लगता है, इन पे आज भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पास पावर है कि वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करे। क्यों? महंगा बनाने के लिए, सिर्फ महंगा बनाने के लिए उस पर आज भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, दारू को या चाहे पेट्रोल को। GST के डेफिनेशन के बाहर है। नेक्स्ट, योर टोबैको और जो नार्कोटिक ड्रग्स है, इंडियन हेम्प है, ठीक है, कुछ नार्कोटिक दूसरे प्रोडक्ट्स है, इन पे क्या GST लगता है? हाँ लगता है, लेकिन इन पे GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट चाहे तो इन पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है। इन पे दोनों चीजें एप्लीकेबल है, GST भी एप्लीकेबल है और एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है। लेकिन दारू पे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपको याद रहने चाहिए, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF, नेचुरल गैस, इन पे GST नहीं लगता, इन पे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, टैक्सेस कौन से सब्स्यूम किया वो अपन ने देख लिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स ऑफ GST के क्या बेनिफिट्स है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखे। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमी को बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। GST एम्स टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर्स एंड रिमूव इकोनॉमिक बैरियर्स। सारे इकोनॉमिक बैरियर्स जो भी इंडिया में है वो हटाने हैं गवर्नमेंट को, और एक यूनिफाइड मार्केट बनाना है जहां सारे गुड्स पे, सारे सर्विसेज पे एक ही टैक्स लग रहा है, दैट इज GST। सेम रेट्स पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारा झमेला नहीं रहना चाहिए। एक क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट इज बेनिफिट टू इकोनॉमी ऑफ GST। ठीक है,
सेकेंड बेनिफिट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जीएसटी ने एक मेजर बूस्ट दिया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कॉम्पिटिटिव इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। जीएसटी आने के वजह से जो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने लाया था उसको बूस्ट मिला है। काफी प्रोडक्ट्स इंडिया के जो मेड इन इंडिया है वो प्रोडक्ट्स नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपके बेनिफिट्स टू इकोनॉमी। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं, स्टेट में अलग सेंट्रल में अलग, दो दो बार लग रहे हैं, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है जिसके वजह से सबसे पहले तो बिजनेस वालों को एंड सेकेंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, द यूनिफॉर्मिटी इन लॉज प्रोसीजर्स टैक्स रेट्स अक्रॉस द कंट्री मेक्स डूइंग बिजनेस इजियर। ठीक है, सेम टैक्स पता है कि ये प्रोडक्ट खरीदा है तो इस पे इतना टैक्स लगना है। पहले ऐसे नहीं होता था, झमेला रहता था, किसको देना है, कितनी बार देना है, कौन सा टैक्स लगेगा। अभी पता है कि एक ये प्रोडक्ट है और इस पे 18% जीएसटी है तो है पता है और देना है। कोई टेंशन नहीं है कि वो सारी चीजों में टैक्स रिलेटेड चीजों में। ठीक है, बिजनेस करना आसान हो गया है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए भी काफी इजी हो गया है क्योंकि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, पूरे इंडिया में एक ही लॉ है, जीएसटी लॉ लग रहा है, सेम टैक्स रेट्स है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजी हो गया है। ठीक है, easy tax compliance है, automated procedures with greater use of IT, all processes like applying for registration, filing of return, payment of taxes, filing of refund claims are online through GSTN. The human interface between taxpayer and tax administration has greatly reduced, thereby leading speedy decisions. Very important, बहुत ज्यादा important है क्या, देखो हर महीने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्स पेमेंट करना है, जीएसटी का पेमेंट करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, आपको कुछ रिफंड चाहिए तो वो लेना है गवर्नमेंट से, सब कुछ बहुत इजी हो गया है क्योंकि सब कुछ आईटी यूज करके हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा कम हो गया है जिसकी वजह से सब कुछ फास्ट हो गया है एंड इजी हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एडवांटेज या नेक्स्ट बेनिफिट ट्रेड को या इंडस्ट्री को हुआ है। सबसे पहले तो मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग, जो हमने ऊपर देखा कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, जहां आपने जो टैक्स पे किया है उसी पे वापस से टैक्स लग रहा था। ठीक है, तो वो हट गया है। टैक्स ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिट है कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहे थे टैक्सेस के वो हट गए हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट स्मॉल ट्रेडर्स को और एंटरप्रेनर्स को, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया पूरे इंडिया में, एक ही जीएसटी लॉ है, सेम प्रोडक्ट पे सेम ही टैक्स रेट लगने वाला है, बार बार कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस नहीं देने। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल एंटरप्रेनर्स है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो गए हैं, इजी हो गया है, क्यों, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है टू एक्सपांड देयर नेशनल फुटप्रिंट विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट्स, उनके लिए काफी आसान हो गया है। दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स है जीएसटी के, काफी इंपॉर्टेंट तीन है। आर्टिकल 366(12)A जो है उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि डिफाइंस जीएसटी एज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आर्टिकल नंबर 366(12)A बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है जीएसटी चार्ज करने का सारे सप्लाई पे, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि वो जीएसटी लॉ के बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 246A, ये नया आया है। ठीक है, एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट टू साइमल्टेनियसली लेवी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। जो हमने ऊपर देखा कि गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में, दोनों के पास पावर है, दोनों साइमल्टेनियसली टैक्स चार्ज कर सकते हैं, तो वो 246A बोलता है कि एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट के पास में साइमल्टेनियसली टैक्स चार्ज करने के लिए। आर्टिकल नंबर 279A क्या बोलता है, बोलता है एस्टेब्लिश जीएसटी काउंसिल एज जॉइंट डिसीजन मेकिंग बाय सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स को मिलके जॉइंट डिसीजन मेकिंग रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ चीज सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, कुछ रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग रहेगा। दिस आर्टिकल 279A सेज। ओके, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स थे जीएसटी के, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, बस पता रहना चाहिए। ठीक है,
देखो, दिस फिनिशेज योर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जीएसटी इन इंडिया। एंड इंट्रोडक्शन हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने टैक्स का क्या मीनिंग है वो देखा, ठीक है। टैक्स क्या नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप्स के आपके पास टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस बर्डन पास हो सकता है, बर्डन पास नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बर्डन पास हो सकता है, ठीक है। प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सारे टैक्सेस थे, सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, जिसके वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। डबल टैक्सेशन होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था, क्रेडिट फ्लो क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं था, मल्टीपल टैक्सेस थे, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के लिए इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का? ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास में पावर है, ठीक है। क्या क्या होता है जीएसटी में? एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कब लगता है, किसने लगाना चाहिए, क्या, सब कुछ डिटेल में शुरुआत में ही बता दिया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है वो भी देख लिया है। उसके बाद अलावा क्लासिफिकेशन गुड्स का और सर्विसेज का क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चले कि कौन सा सप्लाई गुड्स है, कौन सा सप्लाई सर्विस है, और उस हिसाब से टैक्स रेट लगता है, ठीक है। जीएसटी रिजीम में जो पहले प्रॉब्लम था कि क्रेडिट नहीं अलाउड था, अभी सीमलेस फ्लो है क्रेडिट का, इजीली क्रेडिट मिल जाता है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है जीएसटी पेपर का, कंपलसरी क्वेश्चन में ये पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट टाइम। और मैंने बैठ के पिछले 5-7 पेपर का एनालिसिस किया है, सो आई एम टेलिंग इट टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब कौन सा क्रेडिट यूटिलाइज होता है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जीएसपी से एएसपी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका कॉम्पेंसेशन सेस, कि जीएसटी के अलावा इंडिया में सेस भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, जीएसटी एक गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है, जो सारे गुड्स पे सारे सर्विस पे लगता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका पेट्रोल है, क्रूड है, डीजल है, एटीएफ है, नेचुरल गैस। इन पे जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी के बाहर है, डेफिनेशन में ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो टोबैको और नार्कोटिक ड्रग्स है या ओपियम हेम्प है, तो ओपियम या इंडियन हेम्प पे इन पे जीएसटी लगता है, लेकिन इन पे जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, जस्ट टू मेक इट एक्सपेंसिव, नथिंग एल्स। उसके अलावा जीएसटी ने कौन से टैक्सेस खुद के अंदर सब्स्यूम कर लिए हैं वो हमने देखा, सेंटर के और स्टेट के सबके मिला के एक जीएसटी बन गया, ठीक है। बेनिफिट्स हमने देखी, इकोनॉमी को बेनिफिट्स है, ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है, टैक्स कंप्लायंस इजी हो गया है, ट्रेड को और इंडस्ट्री को भी काफी बेनिफिट्स है। उसके अलावा हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स जीएसटी के, जो 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 366(12)(a) बोलता है कि सारे गुड्स पे सारे सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, लिकर को हटा के, ठीक है। 246(a) बोलता है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है टैक्स लगाने के लिए, और 279(a) बोलता है कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग रहेगी, ठीक है। ये मैंने फटाफट पूरा फिर से ओवरव्यू भी दे दिया पूरे चैप्टर का। दिस फिनिशेस योर फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद में आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा पूरा सब कुछ, सारे चैप्टर्स 100% सिलेबस कवरेज करवाने वाली हूँ पूरा अच्छी से, ठीक है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारी सारी अपडेट्स, सारे लेक्चर्स, सब कुछ आप तक पहुंच सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।